नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में अवधेश। चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीएम इस दौरान पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंच सजकर तैयार है और 30 मई से 30 जून तक भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया जाएगा, लाभार्थियों से जुड़ा जाएगा। और कल ही यानी कि 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। लंबी बैठक चली थी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और देखिए एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसी भी वक्त वो मंच पर होंगे। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भाजपा का ये 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलेगा। 9 साल की उपलब्धियों पर क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री, ये भी आपको हम दिखाएंगे। सीएम इस दौरान पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि 30 मई से 30 जून तक भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चलेगा और उसी का आगाज तो कल से होगा, लेकिन जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। और ये देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो लखनऊ की है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, और दूसरी तस्वीर देखिए कल 28 तारीख की है जब संसद भवन का उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और इसी कार्यक्रम के समापन के ठीक बाद 1 घंटे के बाद यानी कि 2 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ और 3 बजे भाजपा मुख्यालय पर बैठक थी और प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चलेंगे, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि कैसे चलेगा भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान। 30 मई से 30 जून तक भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जमीन तैयार करने की तैयारी है। 4-5 लोकसभाओं को मिलाकर क्लस्टर बनाया गया और हर क्लस्टर में राष्ट्रीय पदाधिकारी या केंद्रीय मंत्री लीड करेंगे। हर लोकसभा स्तर पर 6 कार्यक्रम का प्लान है। विधानसभा स्तर पर 4-4 कार्यक्रम की योजना है और 20 जून से 30 जून तक डोर टू डोर अभियान भी चलेगा। आप समझिए कितना व्यापक प्रोग्राम है ये कि 30 दिनों में से 10 दिन डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। उन बूथ पर खास फोकस है जहां पिछली बार भाजपा के पक्ष में कम वोट पड़े, और उन वोटर्स पर भी खास नजर है जो अलग अलग योजनाएं जो है केंद्र और राज्य की उसके लाभार्थी हैं। लाभार्थियों से जुड़ने की भी कोशिश है। तो ये वृहद अभियान चलेगा और हर क्लस्टर में राष्ट्रीय पदाधिकारी या केंद्रीय मंत्री लीड करेंगे। तो 9 साल की 9 बड़ी योजनाएं कौन सी रही वो भी हम आपको बताते हैं, जिस पर भाजपा का फोकस है लाभार्थियों से जुड़ने का। स्वच्छ भारत अभियान, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए और कोशिश बीजेपी की सभी 12 करोड़ जो लाभार्थी उनसे मिला जाए। जनधन योजना 48.93 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए गए, इनसे भी जुड़ने की योजना है। मुद्रा योजना 40.82 करोड़ लोगों को बिना गारंटी के 23.2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पीएम आवास योजना 3 करोड़ 45 लाख घर बनाए गए। उज्ज्वला योजना 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन दिया गया। जन आरोग्य योजना की बात करें तो 4 करोड़ 44 लाख लोगों का इलाज हुआ। किसान सम्मान निधि 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। हर घर जल योजना, अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया गया। कोविड टीकाकरण की बात करें, अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई है। 9 साल में 9 बड़े फैसले कौन से लिए गए वो हम आपको बता देते हैं। बड़े फैसलों में पहला बड़ा फैसला ये 2014 में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2015 में की। ये उस वक्त काफी चर्चा में रहा, लेकिन स्वच्छ भारत का असर क्या पड़ा वो सबके सामने है। पीएम आवास योजना को लेकर आगे बढ़ने का फैसला हुआ और साल 2016 में इसे आगे बढ़ा दिया गया। नोटबंदी का फैसला साल 2017 में कि काले धन की कमर टूटे, आतंकवाद नक्सलवाद की कमर टूटे। अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू की गई 2018 में। मोदी सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की साल 2019 में। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया साल 2020 में जब दूसरे टर्म की सरकार बन गई। कोरोना से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत 2022 में की गई और मोदी सरकार ने 5G सेवाओं की शुरुआत भी कर दी है ताकि टेलीकम्युनिकेशन बढ़े और उस टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल तमाम जो जन सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए एक बार फिर से लखनऊ चल रहे हैं और ये मंच सजकर तैयार है। देखिए यहाँ पर लिखा है 9 साल
और मीडिया संवाद। तो ये संवाद होगा और इसी मंच पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री होंगे। लिखा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण साल। मीडिया संवाद। तो ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है मुख्यमंत्री की। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर इसलिए रहेगी कि काफी महत्वपूर्ण है। और अनुभव हमारे साथ जुड़ गया। अनुभव, कितनी देर में मुख्यमंत्री यहां पहुंच सकते हैं और क्या कुछ कार्यक्रम यहां से होगा, क्या चीजें यहां से बताई जाएंगी? देखिए, बिल्कुल अभी अगर बात करें तो प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, क्योंकि पहले वोट देने गए, वोट देकर सीधे यहाँ पहुंचे हैं और अब मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि आज वही मुख्य रूप से इस पूरे मीडिया संवाद को संबोधित करेंगे। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि केंद्र की मोदी सरकार को जो 9 साल पूरे हुए हैं उसको नाम दिया है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये मीडिया संवाद रखा गया है। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आ रहे हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा है, वो पहुंचेंगे और इसके बाद ये मीडिया संवाद शुरू होगा। मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, दोनों जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वो मौजूद रहेंगे। और पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें, जो अध्यक्षता है वो खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। जिस तरीके से 9 साल हो रहे हैं केंद्र सरकार को, उसी को लेकर जगह जगह देश के अलग अलग राज्यों में आज केंद्र सरकार के मंत्री जा रहे हैं और इसी तरीके से मीडिया संवाद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपने कामकाज को 9 साल के उनके जो केंद्र सरकार के काम है उसे आम लोगों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। और इसीलिए आप देखिए, अवधेश की पूरा 1 महीने का ये महासंपर्क अभियान भी शुरू होने वाला है और उससे पहले आज उन्हीं सारी चीजों की जो है वो एक तरीके से डिटेलिंग दी जाएगी। तो एक तरीके से हम कहीं न कहीं मीडिया के साथ बातों को साझा करके कि क्या काम हुए हैं और खासतौर से जो लाभार्थी वर्ग है जिसकी हम बात करते हैं, बार बार बीजेपी के लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर लाभार्थी कहीं है पूरे देश में तो वो उत्तर प्रदेश में है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण। बिल्कुल, निश्चित तौर से इसीलिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, बड़ा टारगेट सेट किया गया है। अनुभव हमारे साथ आप बने रहिए, आपके पास आएंगे और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्शकों को दिखाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं उसका भी रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर आ रही है। सपा जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव और सुबह 11:30 बजे पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव की बैठक है। 2024 चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार करेंगे अखिलेश यादव। तो निकाय चुनाव के नतीजों पर समीक्षा करेंगे और समीक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनावी साल की दस्तक तो अब हो ही चुकी है। भले चुनावी साल 2024 है लेकिन तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। बीएसपी अध्यक्ष पहले ही समीक्षा कर चुके हैं। निकाय चुनाव में हार की समीक्षा अखिलेश यादव करेंगे और सपा जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक होगी और सुबह 11:30 बजे पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव की बैठक है। 2024 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे अखिलेश यादव। तो निश्चित तौर से सभी पार्टियां मजबूती के साथ मिशन 2024 में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने भी ये खुलकर अपना टारगेट सेट किया है कि भाजपा को सभी 80 सीटों पर नहीं जीतने देंगे। भाजपा कह रही है हम सभी 80 सीटों पर जीतेंगे। ऐसे में समीक्षाओं का दौर जरूरी है और ऐसी समीक्षा होने जा रही है थोड़ी देर के बाद 11:30 बजे अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। 2024 के लिए अखिलेश का प्लान क्या है वो हम आपको बताते हैं। यूपी की सभी 80 सीटों पर अखिलेश यादव फोकस कर रहे हैं। हर बूथ को मजबूत करने पर जोर है और गांव-गांव जाकर मतदाताओं से संवाद होगा। सोशल इंजीनियरिंग पर तेजी से काम होगा। दलित पिछड़ा वर्ग वोट के लिए रणनीति और MY समीकरण मजबूत करने पर जोर है अखिलेश यादव का। युवा और बुजुर्ग वोटर्स पर भी नजर है। महिला मतदाताओं को सपा जोड़ने की मुहिम चला रही है। दूर होते वोट बैंक को फिर से साथ लाने की कवायद है। मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम होगा और हार से सीख लेकर ग्राउंड पर काम करेंगे। गढ़ वाली सीटों को फिर से उसको रणनीति बनाने की कोशिश है कि जो गढ़ सपा का रहा है वो मजबूत हो, बुलंद हो। पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने की रणनीति पर भी काम होगा क्योंकि चुनाव से पहले टिकट को लेकर तमाम नाराजगियां सामने आती है या किसी भी वजह से अगर कोई नेता नाराज है तो उन्हें मनाने पर भी समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। तो मंथन का दौर चल रहा है। 11:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक है अखिलेश यादव की और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी मेगा प्लान बना रही है। ये प्लान क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। 9 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य से चुनाव अभियान का आगाज समाजवादी पार्टी करने जा रही है। तो देखिए 9 जून से सीतापुर के नैमिषारण्य से चुनाव अभियान का आगाज होगा।
तो 9 जून से लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव अभियान का आगाज कर देगी समाजवादी पार्टी। नियमित से अंबेडकर साहब लोहिया के विचारों के बारे में लोगों को बताया जाएगा और उन्हीं विचारों के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी, हिंदुत्व की लाइन पर आएगी। शिविर में अखिलेश यादव, शिवपाल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में चुनाव जीतने का तरीका सिखाया जाएगा और प्रशिक्षण शिविर में मतदाता सूची सत्यापन के बारे में बताया जाएगा। मतदाताओं को बूथ तक ले जाने और प्रबंधन का मंत्र भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर के लिए पूर्व विधायक रामपाल यादव को जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले हवन और पूजन करेंगे अखिलेश यादव। 9 जून को अखिलेश यादव ललिता देवी मंदिर जाएंगे। सपा के प्रशिक्षण शिविर में 5000 लोग मौजूद रहेंगे और प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कमेटी सदस्य मौजूद रहेंगे। सपा के वरिष्ठ नेताओं से प्रशिक्षण शिविर का आगाज होगा। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक दोनों सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है और भाजपा से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं। सपा से राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल मैदान में हैं। बता दें कि विधान परिषद की ये 2 सीटें इस साल 15 फरवरी को भाजपा के एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे देने और बनवारी लाल दोहरे के निधन के बाद खाली हुई थी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 था, वहीं बनवारी लाल दोहरे का कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। तो विधान परिषद की 2 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। शाम 4 बजे तक दोनों सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आज ही परिणाम भी आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया। भाजपा से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं, वहीं सपा से राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल मैदान में हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद की ये 2 सीटें इस साल 15 फरवरी को भाजपा के एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे देने और बनवारी लाल दोहरे के निधन के बाद खाली हो गई थी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था, वहीं बनवारी लाल दोहरे का कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वोट डालने के लिए पहुंचे। पद्मसेन चौधरी की बात करें तो कुर्मी समाज के मजबूत नेता हैं, बहराइच से आते हैं। और मानवेंद्र सिंह की बात करें जो भाजपा उम्मीदवार हैं तो वो मैदान में है। वहीं सपा से रामकरण निर्मल हैं और राम जतन राजभर हैं। वही एमएलसी चुनाव के दौरान डिप्टी सीएम के साथ ओपी राजभर नजर आए। ब्रजेश पाठक के साथ हाथ उठाते हुए ओपी राजभर बाहर निकले और भाजपा के साथ जाने के सवाल पर वो बचते नजर आए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे एक बार फिर से कई सवाल उठने लगे हैं। एमएलसी चुनाव के दौरान आप देखिए किस तरीके से ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर विजय मुद्रा दिखा रहे हैं, ये देखिए। और इसके बाद सवाल उठना लाजमी था, उनसे सवाल पूछा भी गया, लेकिन भाजपा के साथ जाने के सवाल पर वो कुछ बोलने से बचते दिखे। और आप देखिए एक ही गाड़ी से दोनों लोग गए भी, तो सवाल निश्चित तौर से उठ रहा है। कई बार ब्रजेश पाठक के साथ ओपी राजभर मंच साझा कर चुके हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक ये कहते हैं कि हमारी पुरानी दोस्ती है, लेकिन सियासत में दोस्ती किस तरीके की होती है और किसी न किसी हित से होती है, भी किसी से छिपा नहीं है। तो भाजपा के साथ जाने के सवाल जब किए गए ओपी राजभर से, तो उन्होंने इस पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, वो जानते हैं कि हार सुनिश्चित है। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के चुनाव को उन्होंने लड़ा है और केवल धन की बर्बादी के लिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता का गाढ़ी कमाई का धन समाजवादी पार्टी ने बर्बाद किया है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से एकजुट है, सशक्त है और मित्र मंडली लंबी है, और मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा। सहयोगी दल के तौर पर आ गए भैया। देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है कि गुप्त मतदान, अब उसको आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, 5 विधायकों ने वोट दिए। एक वाले की तैयारी में है जेल में वोट डलवाने के लिए। वहीं एमएलसी चुनाव के दौरान वोटिंग के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजभर पर भी निशाना साधा। अब तो सरकार के 10 साल हो गए, 10 नंबरी हो गई सरकार। 9 साल पूरे हो गए तो इसका मतलब 10 नंबरी हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की?
जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा। ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। परंपरा तो ये है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय ना हो। हमारा संविधान ये कहता है, और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? मन चाहिए अपने लोगों को यूनिवर्सिटियों में भर्ती करना, नौकरी उन्हें देना। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ? और फिर सबसे ज़्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, आप सामाजिक न्याय से क्यों भाग रहे हैं? क्या बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव है? क्या सबका साथ सबका विकास संभव है बिना जाति जनगणना के? ये बड़े सवाल हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है। बहुतों ने हमारी पार्टी के कई लोगों से संपर्क किया और चुपचाप मिल भी आए हैं, और कम से कम वो लोग एक्सपोज तो हों जो पिछड़े और दलितों के नाम पर धोखा दे रहे हैं, और इसी चुनाव में एक्सपोज हो जाएंगे। और बसली शहर की सपा विधायक रागिनी सोनकर ने एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला है। विधान परिषद के लिए उपचुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है। रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। उम्मीद है कुछ आपके पार्टी के उम्मीदवारों के लिए? कुछ उम्मीद आप लोगों को है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद नंबर नहीं है, लेकिन नंबर नहीं। आज नंबर नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि आगे नहीं होंगे। डेफिनेटली आगे हमारे नंबर्स होंगे, और इसी की लड़ाई चल रही है। बीजेपी कह रही कि बेकार में चुनाव कराया, समाजवादी पार्टी ने जो परंपरा थी उसको तोड़ा है। देखिए, जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी ब्रिटिशर्स कहते थे कि आप बेफिजूल की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश कभी आज़ाद नहीं होने वाला है। लेकिन हमने लड़ाई को लड़ा, हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोग आए, सब जुड़ करके लड़े, और उसका नतीजा है कि आज देश आज़ाद है। और आज भी एक लड़ाई है, मुझे लग रहा है हर व्यक्ति को अपना सम्मान पाने की, चाहे वो किसी भी जात का हो, बिरादरी का हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, वो अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी जो आपका सबसे नीचे का व्यक्ति है, उसको उसका सम्मान दिलाने की लड़ाई में है। अंतरात्मा की आवाज़ पे आप लोगों ने वोट मांगा, कुछ वोट मिलेंगे अंतरात्मा की आवाज़ पर? देखिए, उम्मीद पूरी है कि वोट मिलेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।